ओके, तो वेलकम आप सभी का। और हमारा जो फंजाई वाला सेक्शन स्टार्ट है ना, उसी में हम आज की क्लास में बात करेंगे आगे की क्लासेस। और आगे की क्लासेस में हम पहले बात करेंगे जाइगोमाइसीट्स की, और उसके बाद में कुछ पार्ट रहेगा आज की क्लास में एस्कोमाइसीट्स का। तो देखिए, पीछे हमने डिस्कस किया था कि जाइगोमाइसीट भी फाइकोमाइसीट जो ग्रुप हमने लिया था, फाइकोमाइसीट एक ओल्ड ग्रुप है जिसका अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप था। और उस पॉलीफाइलेटिक ग्रुप के अंदर जाइगोमाइसीट भी एक मेंबर है, और एस्कोमाइसीट अलग है। क्योंकि फाइकोमाइसीट्स जिसमें आपने ज्यादा जो देख करके, तो जैसे oomacyte को आप ध्यान देते हैं, राइट। और थोड़ा सा आप जाइगोमाइसीट के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि इनके काफी सारे मेंबर रूटीन में बीएससी एमएससी स्टैंडर्ड में रहते हैं ना, तो थोड़ा सा आप लोग इनको ज्यादा जानते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे सिनकाइट्रियम, तो वो काइटिडियोमाइसीट से है, तो ज्यादा हमारा उसमें होता नहीं है और हम ज्यादा कनेक्ट भी नहीं होते। तो ऐसी जगह पे आपको थोड़ा सा इतना ही काम करना होता है कि आप जो प्लांट डिजीजेज हैं उनको तैयार कर लेना ना, तो वो साथ साथ में हो ही रही हैं। और फिर भी आप कोशिश करना कि कहीं इनको अलग से नोट रखो, कि जैसे जैसे डिजीज के नाम आते हैं तो मुश्किल से ये 20-30 डिजीज के नाम आ जाएंगे आपके पास, तो वो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हमारे फाइकोमाइसीट्स मेंबर हैं, वो तो लोअर फंजाई से बिलोंग कर रहे थे, तो ये सेक्शन तो लोअर का था। इसके बाद में जैसे हमारे मेंबर चाहे एस्को के आए चाहे बेसिडियो के आए, वो हायर फंजाई में रहेंगे। हायर फंजाई का मतलब वो थोड़े से एडवांस हैं और इनके करैक्टर प्रिमिटिव हैं। और आपने देखा था जनरल करैक्टर्स में कि ये तो कुछ ऐसे भी हैं जो एल्गल फंजाई के नाम से भी जाने जाते हैं। फाइको को एल्गल, एल्गल फंजाई भी फाइको से ही तो एल्गल का कनेक्शन है, कि इसकी वजह से आप इनको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। तो फाइकोमाइसीट तक हम यहाँ रह रहे थे ना, तो जायगो भी उसी का मेंबर है। और फिर हम आगे के जो हायर फंजाई है उनकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जायगोमाइसीट को। देखो, कल जैसे आपने बात की थी कि जो oomacyte थे, उनके नाम के पीछे जो लॉजिक था, आपने कहा कि उगैमस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको उनमें देखने को मिलता है, राइट। तो सिमिलरली आपको जाइगोमाइसीट से भी ध्यान में रखना है कि जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट यहाँ पे जायगोट नहीं होता है, जायगोट नहीं होता है। क्या आपको याद है कि जायगोट नहीं है तो फिर क्या बनता है? हाँ, जायगोट की जगह पे जो बनेगा वो रहेगा जायगोस्पोर। तो जायगोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। अब थोड़ा सा आप इतना ध्यान रख लेना कि जब जायगोट बनना होता है तो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। तो जब गैमेट फ्यूज होते हैं तो जायगोट बनता है। और जब बात आती है जायगोस्पोर की, तो जायगोस्पोर तब बनेगा जब गैमिटेंजिया फ्यूज होते हैं। जब गैमिटेंजिया फ्यूज होंगे तो जायगोट नहीं, जायगोस्पोर बन जाएगा। यानी कि मेल गैमिटेंजिया और फीमेल गैमिटेंजिया, मेल गैमिटेंजिया और फीमेल गैमिटेंजिया। ऐसा हम मेल फीमेल केवल उनके बिहेवियर की वजह से कहते हैं। अगर हम सही तरीके से बात करें तो हम इनको माइनस और प्लस के जो सिग्न होते हैं उनसे डिनोट करते हैं, कि एक माइनस टाइप का
गैमेटेंजिया, दूसरा प्लस टाइप का गैमेटेंजिया, ये आपस में फ्यूज होते हैं। और जब आप बात करते हो गैमेटेंजिया की, जब हम गैमेटेंजिया की बात करते हैं तो वो एक फुली हुई स्ट्रक्चर होती है, एक फिलामेंट का ही भाग है जो काफी सारा फूल जाता है, उसमें काफी सारे न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, और ये स्ट्रक्चर एक युग्मक धानी के रूप में काम करती है। गैमेटेंजिया है ना, तो ये युग्मक धानी है। तो एक युग्मक धानी प्लस टाइप की होती है, दूसरी कोई माइनस टाइप की होती है, वो पूरी की पूरी युग्मक धानियां फ्यूज हो जाती हैं। तो दिस इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कोपुलेशन, युग्मक धानी संयुग्मन हो जाएगा ना, युग्मक धानियां संयुग्मित हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो काफी बड़ी स्ट्रक्चर हो जाएगी, क्योंकि उसमें युग्मक धानियों का सारा कंटेंट आ गया है। तो उसमें काफी सारे न्यूक्लियाई हैं, और ये न्यूक्लियाई फिर दोनों स्ट्रैंड के हैं, प्लस वाले भी हैं और माइनस स्ट्रैंड के भी हैं। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे जायगोट रेस्टिंग कंडीशन में जाता है, वैसे ये भी रेस्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में बिहेव करती है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, काफी मोटी भित्ति है इसकी, और इसमें काफी रिजर्व फूड भी है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट है, और ये रेस्टिंग कंडीशन के रूप में बनेगा, रेस्टिंग स्ट्रक्चर है ये। इसके बाद में जब ये जर्मिनेट करता है, जब ये जर्मिनेट करेगा तो जो आपका जाइगोस्पोर है, इस जाइगोस्पोर से एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, इसमें काफी सारे न्यूक्लियाई हम दिखा सकते हैं, और इसका जर्मिनेशन जब होगा तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें से निकलेगी, जिसको हम बोलते हैं प्रोमाइसीलियम। प्रोमाइसीलियम। और ये जो प्रोमाइसीलियम है यही बाद में ग्रो करेगा, और ग्रो करके ये स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे प्रोमाइसीलियम रह गया था, और ये स्पोरेंजियम बन गया। बिकॉज ये जो स्पोरेंजियम है इसका डेवलपमेंट डायरेक्टली जाइगोस्पोर से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोस्पोर था, तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट किया और उससे स्पोरेंजियम बना, तो इसको हम जाइगोस्पोरेंजियम बोलते हैं। तो ये कुछ खास है, इसका पैटर्न जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पहली बात आप कैच कर लीजिएगा कि जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन तभी होगी जब गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है। तो गैमेटेंजिया फ्यूज होते हैं, और ये कोई एडवांस फंजाई में नहीं है, यहाँ पे उगैमस प्रकार का कंडीशन नहीं है। तो जो माइसीलिया होते हैं, जो अपोजिट स्ट्रैंड के माइसीलिया होते हैं, उनको हम प्लस एंड माइनस जो सिग्न होते हैं उन्हीं से डिनोट करते हैं, और जब ये जर्मिनेट करेंगे तो उनसे जाइगोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से स्पोर लिबरेट होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसमें से जो स्पोर हैं वो रिलीज होते हैं। तो पहली बड़ी चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि इनमें जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, और वहीं से इनका नाम है जाइगोमाइसीट्स। तो जाइगोमाइसीट्स मींस फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर, और जाइगोस्पोर
एक खास प्रकार के सेक्स रिप्रोडक्शन के तरीके से ही बनता है, और वो तरीका होता है कि पूरी की पूरी युग्मक धानियां अपने सारे कंटेंट्स को मिक्सअप कर देती है। तो ये इसका एक पहला पॉइंट हो सकता है कि जो आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फंजाई वाले केस हैं उनके अंदर काफी सारी कंट्रोवर्सी है, कि कुछ साइंटिस्ट इनको हैप्लॉइड भी मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट इनको डिप्लॉइड भी मानते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड मानने पे फिर हमें जो मियोसिस है वो उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, डिप्लॉइड मानने पे हमें मियोसिस उनके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो ज्यादा हमें इन पे फोकस नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कंफ्यूजन रह सकता है, यानी कि बुक्स में इसके बारे में कोई ज्यादा क्लियर नहीं है, और साइंटिफिकली भी ये ज्यादा क्लियर नहीं है। और फिर हम देखें कि इनका जो स्ट्रक्चर था, कि नीचे जाइगोस्पोर होता है या माइसीलियम होता है, और उनके ऊपर ये स्ट्रक्चर डेवलप होती है। तो ये जो इनके स्पोर्स होते हैं मोस्टली ये डार्क कलर के स्पोर होते हैं, डार्क कलर के स्पोर होते हैं। तो पूरा का पूरा जो स्पोरेंजियम है ये ब्लैकिश होता है, ब्लैक कलर का दिखता है। तो ये एक छोटी सी हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लैकिश हेड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो हाइफे हैं उनसे ये स्पोरेंजियोफोर्स निकले रहते हैं, इनको आप स्पोरेंजियोफोर भी बोल सकते हैं। बाद में जब स्पोरेंजियम बन जाएगा तो इसको हम स्पोरेंजियोफोर भी बोल सकते हैं। तो स्पोरेंजियोफोर के ऊपर ब्लैक कलर के जाइगोस्पोरेंजिया लगे रहते हैं, इसलिए हम इनको पिन मोल्ड्स भी बोलते हैं। पिन मोल्ड्स की जैसे ऑल पिन का हेड होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार की डिजाइन होती है इनकी, कि नीचे स्पोरेंजियोफोर होता है और ऊपर ये स्पोरेंजियम होता है। तो पिन हेड के रूप में भी इनको जाना जाता है। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट ये ले सकते हैं, क्योंकि ये लोअर फंजाई से बिलोंग करते हैं, दे आर वीक फंजाई। और जाइगोमाइसीड के मोस्टली जो मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि 100% नहीं मानेंगे, लेकिन जो मोस्टली मेंबर्स हैं दे आर सैप्रोफिटिक। मोस्टली मेंबर्स आर सैप्रोफिटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसी सैप्रोफिटिक में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एनिमल डंग होता है, जो गोबर होता है, गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ऐसी फंजाई जो गोबर पे ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉप्रोफिलस फंजाई। क्या बोलेंगे? कॉप्रोफिलस फंजाई। और एक्चुअल में ये गोबर पे ही क्यों ग्रो करते हैं, या कॉप्रोफिलस फंजाई गोबर को सबस्ट्रेटम के रूप में क्यों यूज करती है? तो उसका कारण ये है कि जो डंग होती है उसके अंदर खास प्रकार का जो कंपाउंड है दैट इज कॉप्रोजन। तो कॉप्रोजन की प्रेजेंस की वजह से, कि जो कॉप्रोफिलस फंजाई है, इन कॉप्रोफिलस फंजाई को अपनी ग्रोथ के लिए एक खास प्रकार के कंपाउंड की जरूरत होती है, और वो कॉप्रोजन है। और ये कॉप्रोजन एनिमल डंग में प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि आपका मेंबर है पाइलोबोलस, वो इसका एग्जाम्पल है, वो कॉप्रोफिलस है। तो पाइलोबोलस को भी याद रखना है, कॉप्रोफिलस को भी याद रखना है, कॉप्रोजन को भी याद रखना है, और एनिमल डंग के ऊपर ये ग्रो करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, सारे सारे नहीं करते हैं, कुछ एक मेंबर एनिमल डंग के ऊपर भी ग्रो करते हैं। तो जो भी एनिमल डंग पे ग्रो करेंगे उनको कॉप्रोफिलस बोलेंगे हम लोग। कुछ मेंबर इनके वीक पैरासाइट भी हैं, कुछ मेंबर इनके वीक पैरासाइट के रूप में भी काउंट होते हैं, जैसे कि
राइजोपस की स्पीसीज है। दिस इज द राइजोपस स्पीसीज सेक्सुअलिस। ये वीक पैरासिटिक नेचर की भी होती है। हालांकि एज ए जनरल पूरे ग्रुप के लिए एज ए जनरल आप इनको सैप्रोफाइट ही लेंगे। ग्रुप के लिए आप सैप्रोफाइट के रूप में ही काउंट करेंगे इनको। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इनकी सेल वॉल की, तो इनकी सेल वॉल थोड़ी सी अलग होती है। क्या खास होता होगा इनकी सेल वॉल में? इनकी सेल वॉल का जो कंपोनेंट है दैट इज काइटिन कीटोसान। काइटिन कीटोसान क्या चीज है? काइटिन को तो हम जानते हैं, काइटिन तो एक पॉलीमर है। और किसका पॉलीमर है? हाँ, एन एसिटिल ग्लूकोस एमीन का। और जब काइटिन का मतलब एन एसिटिल ग्लूकोस एमाइन, ये तो उसका मोनोमर है। और ये जुड़ जुड़ के काइटिन एक पॉलीमर बनता है। और जब आप बात करते हैं कीटोसान की, तो कीटोसान और काइटिन में केवल इतना ही अंतर है कि कीटोसान डी एसिलेटेड, कि जिसका एसिटिल ग्रुप रिमूव हो गया है, रिमूव्ड एसिटिल ग्रुप। बाकी सारा यही है, बस इसमें इतना सा है कि एसिटिल ग्रुप नहीं है। तो सेल वॉल को लेकर के थोड़ा सा विशिष्ट हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि इनकी सेल वॉल का जो चीफ कंपोनेंट है दिस इज काइटिन कीटोसान, और वो कुछ भी नहीं है, केवल काइटिन में से एसिटिल ग्रुप निकल चुका है। तो वो डी एसिटाइलेटेड काइटिन से बना हुआ डेरिवेटिव है, काइटिन का ही डेरिवेटिव है। तो काइटिन और काइटिन का डी एसिटाइलेटेड वर्जन दोनों साथ में रहते हैं, काइटिन कीटोसान। और ये जो कंपाउंड है, काइटिन कीटोसान जो कंपाउंड है, ये मेडिसिनल कंपाउंड है। और जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में इनको यूज किया जाता है। तो वैसे तो फंजाई का यूज नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर जो इनसे कंपाउंड ड्राइव होता है, ये कंपाउंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है कि जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मिनिमाइज करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मिनिमाइज करता है, इसका यूज होता है। तो इनकी सेल वॉल थोड़ी सी अलग है, ठीक है, थोड़ा सा आप इसका भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इनकी लाइफ साइकिल के अंदर मोटाइल सेल आपको कंप्लीटली एब्सेंट मिलेंगी। मोटाइल सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट, यानी कि वेजिटेटिव हो या रिप्रोडक्टिव हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर मोटाइल सेल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन होता है, ये आपके साथ डिस्कस हो गया था, अभी हमने बात की थी कि जब जाइगोस्पोर जर्मिनेट होगा तो स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर ये डिनोट करता है इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोस्पोर बनेगा और जाइगोस्पोर के ऊपर जाइगोस्पोरेंजिया बनेंगे, और जिनके अंदर जाइगोस्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे उनसे जो जाइगोस्पोरेंजियम बनेगा उसमें स्पोर्स बनकर के आएंगे। तो स्पोरेंजियोस्पोर का बनना ये इसकी खास बात रह जाती है। ऐसे ही मोस्टली फंजाई के अंदर, यहाँ से कोई ज्यादा कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली फंजाई के अंदर जब एडवर्स कंडीशन होती है तो कुछ खास प्रकार के स्पोर बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लेमाइडोस्पोर्स। तो क्लेमाइडोस्पोर की फॉर्मेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी।
और क्लेमाइडोस्पोर वैसी ही संरचनाएं हैं जो हमने एल्गी के अंदर एकाइनिड्स पढ़ी थी, कि कुछ फूली हुई संरचनाएं हैं और भित्ति काफी मोटी हो चुकी होती है और रेस्टिंग स्पोर्स के रूप में ये अपने आप को बिहेव कराते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ये अभी आपके साथ डिस्कस हो गया था कि पूरे के पूरे जो गैमेटेंजिया हैं वो आपस में फ्यूजअप हो जाते हैं। ये इनका खास कैरेक्टर है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के रिगार्डिंग आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ इसके जो सब ग्रुप्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि वहां से भी कोई चीज हमारे लिए काम की रह सकती है। जैसे कि हमारे पास मेंबर आता है म्यूकर, ठीक है। म्यूकर को अपन ब्लैक मोल्ड के रूप में भी जानते हैं, और ब्लैक का मतलब वही था कि इनका जो स्पोरेंजिया बनते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो पिन मोल्ड्स अभी आपने बोला था, तो वहीं से काफी डार्क ब्लैक कलर के बनते हैं, तो म्यूकर को ब्लैक मोल्ड के अंदर भी काउंट किया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें राइजोपस की, तो राइजोपस को अपन ब्रेड मोल्ड के रूप में जानते हैं। अगर हम ब्रेड को खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो फंगस आते हैं उसमें मोस्टली राइजोपस ही होता है, और उसके अंदर भी ब्लैक डॉट्स हमें बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। और राइजोपस की जो स्पीसीज है, दिस इज द स्टोलोनिफर, जो नॉर्मली ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, कॉमनली ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, कॉमन स्पीसीज। राइजोपस में एक चीज थोड़ा सा आप ऐड कर लेना कि राइजोपस के अंदर जब स्पोरेंजियम बनेगा तो उस स्पोरेंजियम के अंदर कॉल्यूमेला प्रेजेंट होता है। कॉल्यूमेला प्रेजेंट होता है। कॉल्यूमेला क्या चीज होती है? कॉल्यूमेला एक बंध है उत्तक होता है, जो रिप्रोडक्टिव संरचनाएं होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि स्पोरेंजियम बनेगा। एक तो ये होता है कि स्पोरेंजियम के अंदर पूरा का पूरा स्पेस है वो स्पोर्स से भरा हुआ है, इसमें सारा का सारा मटेरियल फर्टाइल है, ऑल फर्टाइल, ये कंडीशन। इसमें कोई भी स्ट्राइल भाग नहीं है, नो स्ट्राइल पार्ट। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पे स्पोरेंजियम बना है और इस स्पोरेंजियम के अंदर जो सेंटर का भाग है ये स्ट्राइल है, दिस इज स्ट्राइल पार्ट। इसको हम बोलते हैं कॉल्यूमेला। और जो स्पोर हैं वो इसके बाहर मिलेंगे हमें केवल। तो स्पोरेंजियम के अंदर दो भाग हो गए, स्पोर रिप्रेजेंट करते हैं फर्टाइल को और कॉल्यूमेला रिप्रेजेंट करता है स्ट्राइल को। तो एक तो ये कंडीशन है जहां पे कॉल्यूमेला नहीं है, और राइजोपस को देखेंगे तो उसमें आपको कॉल्यूमेला मिलेगा। राइजोपस के अंदर कॉल्यूमेला मिलेगा। तो कॉल्यूमेला का कनेक्शन कहां से है? स्पोरेंजियम से, कि स्पोरेंजियम के अंदर आपको कॉल्यूमेला देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप बात करें कि जो प्लांट किंगडम है
उस प्लांट किंगडम के अंदर आपको और कहाँ मिलता है कोलुमेला? याद आ रहा है? दिव्या, कहाँ पे होता है कोलुमेला और कहीं ध्यान में आता है? जब आप ब्रायोफाइट्स को पढ़ते हैं और ब्रायोफाइट्स के अंदर जब आप उनका स्पोरोफाइट पढ़ते हैं, तो जो हायर ब्रायोफाइट्स हैं, जो हायर ब्रायोफाइट्स हैं, उनके स्पोरोफाइट के अंदर भी आपको कोलुमेला देखने को मिलता है। जैसे कि आपको याद आ जाएगा, अगर आप बात करते हैं एंथोसिरोस की, होता है क्या उसमें कोलुमेला? एंथोसिरोस में आप ऐसे ही दिखाते हैं कि ये स्पोरोफाइट का बेसल भाग होता है और ये उसका ऊपर हॉर्न की तरह निकला हुआ भाग होता है और इसके बीचों बीच सेंटर के अंदर एक स्ट्राइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जिसको हम कोलुमेला बोलते हैं। ये थैलस में धसा हुआ भाग होता है इसका, और बाहर का जो बचा हुआ भाग था इसमें स्पोर्स होते हैं, स्पोर मदर सेल्स और स्यूडोइलेटर्स होते हैं। स्पोर टेट्राड ऐसे भी आप दिखाते हैं ना। तो ये फर्टाइल भाग होता है इसका, ये स्ट्राइल भाग होता है। तो ब्रायोफाइट्स में भी आपको देखने को मिलता है कोलुमेला, ब्रायोफाइट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। और फंजाई के अंदर जब आप बात करेंगे कि जो स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन सभी फंजाई में नहीं मिलेगा। आपको जो जाइगोमाइसीट्स के मेंबर्स हैं उनके अंदर देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेंबर होते हैं ये होमोथैलिक भी हो सकते हैं और हेटेरोथैलिक भी हो सकते हैं। तो होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक दोनों ही प्रकार की कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो होमोथैलिक हेटेरोथैलिक तो आप समझते हैं क्या अंतर होता है दोनों में? सिंगल टाइप का थैलस हो, जैसे ओनली प्लस स्ट्रैंड का हो, या ओनली माइनस स्ट्रैंड का हो, और हेटेरो के अंदर बोथ टाइप प्रेजेंट हो, बोथ स्ट्रैंड्स, जैसे प्लस स्ट्रैंड भी हो माइनस स्ट्रैंड भी हो, सिंगली नहीं। तो होमोथैलिक हेटेरोथैलिक दोनों प्रकार की कंडीशन हो सकती है। और इसी का जो कनेक्शन है, और ये कनेक्शन आपको याद रखना है हेटेरोथैलिज्म से। हेटेरोथैलिज्म का मतलब होता है विषम जालिकता। विषम जालिकता का मतलब ये है कि कुछ माइसीलियम प्लस स्ट्रैंड के होते हैं और कुछ माइसीलियम माइनस स्ट्रैंड के होते हैं। तो एक इनका पूरा नेटवर्क है जो प्लस स्ट्रैंड का है, और माइनस वाले हैं इनका भी पूरा जाल बना रहता है। तो ये भी ग्रो करते हैं और इनका माइनस वाला पैटर्न है, क्योंकि ये मोस्टली सैप्रोफाइट है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक पैटिडिस ली और इस पैटिडिस के अंदर आपने कल्चर मीडियम ले लिया, और कल्चर मीडियम के अंदर आपने प्लस स्ट्रैंड वाले और माइनस स्ट्रैंड वाले जो स्पोर्स हैं उनको आपने यहाँ पे
ग्रो कराया, तो ये ग्रो करेंगे और फिर इनके माइसीलियम फैलेंगे। तो जहां माइनस और प्लस वाले माइसीलियम आपस में टच करेंगे, कॉलोनी बनेगी ना, जैसे ये भी फैलेंगे और ये भी फैलेंगे। तो जहां अपोजिट स्ट्रैंड के माइसीलिया आपस में कनेक्ट होंगे, उस जगह पे हमें फ्रक्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं। फ्रक्टिफिकेशंस यानी कि रिप्रोडक्शन के नतीजे, और उसके रूप में हमारे पास यहाँ पे आता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। तो जो जाइगोस्पोर हैं वो केवल वहां मिलेंगे जहां अपोजिट स्ट्रैंड के माइसीलिया एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई प्लस वाला ही और है तो वहां नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे कोई माइनस वाला नेटवर्क है तो वहां नहीं बनेगा। तो जब प्लस प्लस के पास आते हैं तो नहीं बनेगा, माइनस माइनस के पास आते हैं तो नहीं बनेगा। अपोजिट स्ट्रैंड के नेटवर्क जब पास पास आते हैं तभी उनके बीच में सेक्स और रिप्रोडक्शन पूरा हो पाता है। यानी कि आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गैमीटेंजियल कोपुलेशन हो रहा है, कि माइनस माइनस के बीच में नहीं होता, प्लस प्लस के बीच में नहीं होता, प्लस और माइनस वाले हाइफे होते हैं उनके बीच में गैमीटेंजियल कोपुलेशन होता है। और जब हो जाता है तो फिर रिजल्ट के रूप में जाइगोस्पोर बन जाता है। तो ये जो कंडीशन थी कि प्लस प्लस वाले आपस में सेक्स और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, माइनस माइनस वाले सेक्स और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो इस नेचर का नाम होता है विषम जालिकता यानी कि हेटेरोथैलिज्म। और इसको जो सबसे पहले नोटिस किया था, इसको सबसे पहले नोटिस किया था ये जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं A.F. ब्लैकिस्ली, तो इन्होंने सबसे पहले इसको नोटिस किया था 1904 के अंदर, और ये राइजोपस में ही नोट किया गया था। तो हेटेरोथैलिज्म भी एक टॉपिक है अपने आप में, और राइजोपस का इससे कनेक्शन है। ब्लैकिस्ली ने इसको नोट किया था, और अपोजिट स्ट्रैंड के माइसीलिया जब टच करते हैं या आपस में कनेक्ट होते हैं तभी रिजल्ट आता है, यानी कि सेक्स और रिप्रोडक्शन हो पाता है, अदरवाइज सेक्स और रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो हेटेरोथैलिज्म भी थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक और चीज आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, ये नाम रहेगा ए जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर तो हम अभी जान रहे थे, ये है ए जाइगोस्पोर। ए जाइगोस्पोर में क्या होगा कि जो फीमेल गैमिटेंजिया है, फीमेल गैमिटेंजियम, एक्चुअल में इसको मेल गैमिटेंजियम के साथ में कनेक्ट होना होता है। और जाइगोस्पोर बनाना होता है, राइट। लेकिन ये जाइगोस्पोर नहीं है, ये तो कौन है, ये तो ए जाइगोस्पोर है। दिस इज ए जाइगोस्पोर। तो इसमें ये कांटेक्ट नहीं होता है, और जो फीमेल गैमिटेंजियम है ये पार्थेनोकार्पी को फॉलो करते हुए विदाउट मैटिंग, ठीक है ना, विदाउट मैटिंग, विदाउट कॉपुलेशन है ना, यहाँ पे तो कॉपुलेशन लिखना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि गैमेटेंजिया आपस में कॉपुलेट करते हैं। तो विदाउट कॉपुलेशन ये डायरेक्टली जो स्पोर यानी कि पार्थेनोकार्पिक स्पोर बनाएगा उसका नाम होता है ए जाइगोस्पोर। तो विदाउट कॉपुलेशन भी स्पोर बनते हैं, लेकिन वो जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ए जाइगोस्पोर बोलेंगे। तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर जो आपका मेंबर है पाइलोबोलस, जो कि डंग के ऊपर ग्रो करता है, ग्रो ऑन डंग, इसका जो निकनेम है वो क्या है दिव्या? हैट थ्रोवर, यानी कि
टॉपी फेंकने वाला, कि अपनी टॉपी को फेंक देता है ना, ऐसा कुछ लगता है। और इसी का नाम है शॉट गन फंगस, कि जैसे कोई छोटी सी बंदूक हो, ऐसा कुछ फंगस ये दिखता है। तो पाइलोबोलस की स्ट्रक्चर थोड़ी सी इस प्रकार से रहती है कि सबस्ट्रेटम के साथ में ये इसका माइसीलियम जुड़ा रहता है, और जो स्पोरेंजियोफोर है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फिर ये आगे जाकर के फूल जाती है। और ये यहाँ पे एक वेसाइकल होती है, और इसको अपन नेक को बोलते हैं ट्रोफोसिस्ट। ये प्रॉपर माइसीलियम है इसका। और जो वेसाइकल है इसके टॉप के ऊपर यहां स्पोरेंजियम डेवलप होता है, जिसमें स्पोर भरे रहते हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाता है तो जो वेसाइकल है वो वेसाइकल ब्रस्ट करती है, और इसमें एक वाटरी सब्सटेंस भरा रहता है, और वो इसमें से फेंका जाता है प्रेशर के साथ में। तो प्रेशर के साथ में जब इस वाटरी सब्सटेंस को फेंका जाएगा तो जो स्पोर है वो स्पोर डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि स्पोरेंजियम यहां से डिस्पर्स हो जाएगा। तो इसको यहां पे थ्रो कर दिया, तो जैसे कोई पिस्टल से गोली निकलती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से ये अपने स्पोरेंजियम को थ्रो करता है। तो ये पर्टिकुलर जो कि हैट थ्रॉन के रूप में इसको कहें, या शॉटगन फंगस के रूप में कहें, या डंग के ऊपर ग्रो करने वाले फंगस के रूप में कहें, तो दैट इज पाइलोबोलस। तो थोड़ा सा आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसके बाद में कुछ चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि इनके इकोनॉमिक रोल को लेकर के। तो नेगेटिव रोल तो जैसे हम जानते हैं कि मोस्टली जो हमारे फूड स्टफ हैं उनको खराब करते हैं, क्योंकि जो ब्रेड मोल्ड्स हैं, पिन मोल्ड्स हैं, म्यूखर्स हैं, ये इन चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो फूड स्टफ्स को ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, तो नेगेटिव रोल है इनका। अगर हम इनके कुछ फायदे वाली बातें करें तो एक तो है कि फ्यूमेरिक एसिड का प्रोडक्शन, कि इंडस्ट्रियल, हाँ, राइजोपस स्टोलोनिफर, राइजोपस स्टोलोनिफर, क्योंकि ये चीजें कंपटीशन एग्जाम में काम की हो जाती है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, तो वहां पे इसकी जो स्पीसीज है वो है राइजोपस ओराइजी, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो राइजोपस की स्टोलोनिफर भी है, ये भी काम आती है। और दूसरी स्पीसीज के रूप में राइजोपस की ही स्पीसीज है, दिस इज नोडोसस, राइजोपस नोडोसस, ये भी काम में ली जाती है। तो इंडस्ट्रियल रोल है इनके। तो फ्यूमेरिक एसिड के प्रोडक्शन में, अल्कोहल के प्रोडक्शन में, लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में, इनमें भी इनका रोल है। तो ये भी थोड़ा सा हमें मेमोरी में रहना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ रहे तो हम गलती नहीं करेंगे। हालांकि मोस्टली स्पीसीज इसकी सैप्रोफिटिक ही हमने ली थी, लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे कि म्यूखर है, राइजोपस है, और वन इज एब्सीडिया,
ये थोड़े से इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि ये अटैक करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो वैसे तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर म्यूकर की स्पीसीज, राइजोपस की स्पीसीज ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है, उसके ऊपर अटैक करती है। तो ह्यूमन कंसर्न के अंदर भी ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे ही एक नाम और आप ध्यान रख सकते हैं, ये है हाइपोजियन। हाइपोजियन फंजाई। तो जाइगोमाइसीट के कुछ मेंबर सॉइल सरफेस के नीचे भी ग्रो करते हैं, बिलो सॉइल सरफेस, क्योंकि सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक है तो जो मॉइस्ट सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल जो कि रिच होती है, रिच इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें इनके कुछ मेंबर सॉइल के नीचे भी ग्रो कर सकते हैं, तो उसको अपन हाइपोजियन वर्ड यूज करते हैं। तो हाइपोजियन फंजाई भी यहीं से बिलोंग करते हैं। तो ये तो हमारा पार्ट हो गया कि हम जाइगोमाइसीट के रिगार्डिंग काफी सारी बातों को हम ध्यान में रख सकते हैं कि ताकि हमें देखिए इनमें ज्यादा तो जो आपका पाइलोबोलस है, एक इनके इंडस्ट्रियल यूज है, ये थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और इनके जो निकनेम है ये सब, और हेट्रोथेलिज्म ब्लैकिसली ने ऑब्जर्व किया था, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। कोलुमेला वाला पार्ट थोड़ा सा ठीक है। ब्लैक मोल्ड, ब्रेल्ड मोल्ड किसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा आप मेमोरी में ले लेना। और काइटिन, क्यूटोसान, तो मेन पॉइंट आप उठा लेना। अब तो आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट का दूसरा नाम क्या होता है? सैक फंजाई। और इनमें कौन सी चीज सैक जैसी होती है? एस्कोकार्प। हाँ, एस्कस। एस्कस एक थैले जैसी संरचना है, क्योंकि एस्कस दो प्रकार के बनते हैं यहाँ पे। एक तो थैले जैसा, और एक बनता है ट्यूब जैसा। अच्छी बात यह है कि दोनों में एस्कोस्पोर होते हैं। आठ एस्कोस्पोर्स हैं, और यहां पर भी एस्कोस्पोर बनते हैं। तो दोनों प्रकार की कंडीशन, सैक लाइक एस्कस और ट्यूब लाइक ट्यूब लाइक एस्कस। जैसे कि हम बात करते हैं न्यूरोस्पोरा क्रासा, जिसको कि हम जेनेटिक स्टडीज के लिए काम में लेते हैं, एक मॉडल के रूप में। जेनेटिक स्टडीज में एज ए मॉडल इसको यूज करते हैं, न्यूरोस्पोरा क्रासा। तो उसमें ट्यूब लाइक एस्कस बनेगा। और ऐसे ट्यूब लाइक एस्कस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो होता है ऑर्डर्ड स्पोर एस्कस, कि यहाँ बिल्कुल एक ऑर्डर में रहते हैं, एक पूरी सीरीज में रहते हैं, एक श्रृंखला में रहते हैं, ऑर्डर्ड स्पोर। और ये कंडीशन उसके कंपैरिजन के अंदर अनऑर्डर्ड कंडीशन कहलाती है। तो जो यीस्ट है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस में हमें ऐसा देखने को मिलता है।
तो एस्कस से नाम आया है एस्कोमाइसीट्स। और एस्कस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब थैला गोल है या थैला लंबा है उससे क्या फर्क पड़ता है, तो थैला है ना, राइट। और ऐसे ही एक खास प्रकार का एस्कस और बनता है। ये भी ट्यूब लाइक ही होता है, लेकिन इसमें जो एस्कोस्पोर होते हैं वो पतले तंतु जैसे होते हैं। तो ये होते हैं फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर गोल नहीं होते, यहाँ पे तो राउंड है, राउंड स्पोर। और यहाँ पे है थ्रेड लाइक। ये आपको देखने को मिलेगा जब आप डिजीज पढ़ेंगे। कौन सी वाली? अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा, क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। तो एस्कस थैले जैसा गोल भी हो सकता है, ट्यूब जैसा भी हो सकता है, एस्कोस्पोर राउंड भी हो सकते हैं, एस्कोस्पोर थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं। किस में क्या मिलेगा, आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान किस पे देना है, ये नॉर्मल कंडीशन है, इस पे ध्यान नहीं देना आपको। न्यूरोस्पोरा पे ध्यान देना है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है। और अब चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे किसी भी प्रकार का एस्कस हो, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के एस्कोस्पोर बन रहे हो, हमेशा ही एस्कोस्पोर कहां बनेंगे? विद इन एस्कस। तो जब भी एस्कोस्पोर बनेंगे हमेशा एस्कस के अंदर बनते हैं, तो ऐसा डेवलपमेंट कहलाता है एंडोजीनस डेवलपमेंट। तो एस्कोस्पोर हमेशा ही एंडोजीनस तरीके से डेवलप होते हैं, हमेशा ही एस्कस के अंदर डेवलप होते हैं। और एस्कस को बनाने वाली जो मदर सेल होती है, एस्कस को बनाने वाली जो मदर सेल होती है उसको हम बोलते हैं एस्कस मदर सेल। और एस्कस मदर सेल से बनता है एस्कस। और एस्कस में होते हैं एस्कोस्पोर और वो होते हैं हैप्लॉइड। और एस्कस मदर सेल होती है डिप्लॉइड। तो एस्कोमाइसीट के अंदर जो रिडक्शन डिवीजन है वो यहाँ होता है, क्योंकि एस्कोस्पोर डिप्लॉइड नहीं होते, एस्कोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं और एस्कस मदर सेल डिप्लॉइड होती है। तो रिडक्शन डिवीजन इनमें आपको यही देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें थैलस की, कि इनका जो बॉडी है वो किस प्रकार का होता है, तो इनका जो माइसीलियम है वो हाईली ब्रांच्ड मिलेगा और सेप्टेट मिलेगा। और जो सेप्टा होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट सेप्टा बोलने का मतलब ये है कि उनके सेंटर में एक पोर पाया जाता है, सेंट्रल पोर। तो कंप्लीट सेप्टा नहीं मिलेगा, इनकम्प्लीट यानी कि सेंट्रल पोर हमें वहां देखने को मिलेगा। और जो सेंट्रल पोर होता है उस सेंट्रल पोर के पास कुछ खास प्रकार की संरचनाएं पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं वोरोनिन बॉडीज। तो बेसिडियोमाइसीट में जाएंगे तो हमें डोलीपोर सेप्टा मिलेंगे। और डोलीपोर सेप्टा के साथ में जब आप बेसिडियो में जाएंगे तो आपको मिलेगा डोलीपोर सेप्टा।
और डोलीपोर सेप्टा में साइड में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं पैरेंथोसोम। तो पैरेंथोसोम का कनेक्शन बेसिडियोमाइसीट से है, इसका कनेक्शन बेसिडियोमाइसीट से है, इसका कनेक्शन डोलीपोर सेप्टा से है। वोरोनिन बॉडीज का कनेक्शन एस्कोमाइसीट से है, ये एस्को से कनेक्टेड है। तो एस्को में भी सेप्टा प्रेजेंट है, हाईली सेप्टेड कंडीशन देखने को मिलेगी, लेकिन सेप्टा बीच में से छेद युक्त होता है, तो परफोरेटेड सेप्टा है, इनको आप परफोरेटेड भी बोल सकते हैं। वैसे जो परफोरेटेड या परफोरेशन ऐसे जो नाम हैं, ये नॉर्मली आप जब फ्लोएम को पढ़ते हैं या जाइलम को पढ़ते हैं तब यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे फ्लोएम की जो सीव सेल्स हैं उनमें परफोरेशन होता है, जाइलम की जो वेसल्स हैं उनमें परफोरेशन होता है, छिद्रण होता है, तो परफोरेशन वहां के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी आप सेंट्रल पोर की वजह से बीच में छेद है तो उसको हमेशा यूज कर सकते हैं। तो हाईली ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। और फिर जो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है वो ये रहेगी कि जो मेन पार्ट है लाइफ का, मेन पार्ट यहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम होता है। और जो प्राइमरी माइसीलियम होता है ये हैप्लॉइड होता है। ये कहां से बनेगा? इसका जो ओरिजिन है कि जब एस्कोस्पोर जर्मिनेट करते हैं तो उससे प्राइमरी माइसीलियम बनेगा। जैसे एक प्लस स्ट्रेन का एस्कोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो उससे प्राइमरी माइसीलियम बनेगा प्लस टाइप का। अगर एक माइनस स्ट्रेन वाला एस्कोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो उससे प्राइमरी माइसीलियम बनेगा माइनस स्ट्रेन का। तो ये दोनों हैप्लॉइड हैं, क्योंकि एस्कोस्पोर कैसे थे? हैप्लॉइड थे। और प्राइमरी माइसीलियम यहाँ पे होता है हैप्लॉइड प्रकार का। तो प्राइमरी माइसीलियम प्लस स्ट्रेन का, माइनस स्ट्रेन का, ये मेन फेज है लाइफ के अंदर। मेनली आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि अधिकतर टाइम के अंदर फंगस का जो लाइफ है वो डोमिनेंट इस कंडीशन में है। इसके बाद में जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्लस एंड माइनस स्ट्रेन के जो हाइफे आपस में सोमेटोगेमी करते हैं। तो प्राइमरी माइसीलियम एक तो प्लस स्ट्रेन का और ऐसे ही प्राइमरी माइसीलियम माइनस स्ट्रेन का। तो इनकी जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। इट इज कॉल्ड सोमेटोगेमी। और जब इनके बीच में सोमेटोगेमी हो जाएगी तो सोमेटोगेमी का मतलब ये था कि एक आपने ब्रांच ली है प्लस स्ट्रेन की, दूसरी ब्रांच ली थी अपन ने माइनस स्ट्रेन की। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हाइफे आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। तो इस सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियाई एक साथ आ जाएंगे। तो दिस वन इज ए डाइकैरियोटिक कंडीशन। ये डाइकैरियोटिक सेल बन जाएगी। डाइकैरियोटिक कंडीशन आ जाएगी। और फिर यहां से एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, सेकेंडरी माइसीलियम जिसको हम बोल सकते हैं। और जब यहाँ पे सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा तो हर बार यहाँ पे फॉर्मेशन होती है क्रोजियर की।
क्रोजियर फॉर्मेशन आपको एस्कोमाइसीट में देखने को मिलेगा। मेनली जो पार्ट है वो प्राइमरी माइसीलियम ही रहता है, लेकिन जब सोमेटोगेमी हो जाए और कैरियोगेमी अभी ना हो, ठीक है ना, इसका मतलब क्या था, ये कब हो रहा था, जो हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था, डिलेड कैरियोगेमी की वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो जो सेल डाइक्रोटिक बन जाती है, जैसे ये कोई सेल थी, ये डाइक्रोटिक कंडीशन इसमें आ गई थी, जब इससे पर्टिकुलर ब्रांच डेवलप होगी, जब इससे ब्रांच डेवलप होगी, ब्रांच आप बोल सकते हैं ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम, तो ये जब सेल डिवाइड करेगी तो इसमें दोनों न्यूक्लियाई डिवाइड कर जाएंगे, ये भी डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड कर जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये डबलिंग हो चुकी थी और फिर इनका ओरिएंटेशन होता है, यानी कि वहां पे सेप्टा फॉर्मेशन होता है, सेप्टम बनता है। सेप्टम कुछ अलग प्रकार से बनता है। अलग प्रकार से बोलने का मतलब ये है कि दिस वन की एक सेल अलग रह जाएगी और ये एक न्यूक्लियस अलग रह जाएगा और बाकी दो न्यूक्लियस एक साथ आ जाएंगे। इस कंडीशन को हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों न्यूक्लियस एक साथ आ जाएंगे और यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी। तो हर बार इसी प्रकार से ये प्लस और माइनस एक साथ है, ये प्लस का अकेला यहाँ रह गया, ये माइनस का अकेला रह गया, और जो छोटा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर बना है, जो छोटा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर बना है, इस डिजाइन के लिए वर्ड यूज होता है क्रोजियर। तो क्रोजियर फॉर्मेशन यानी कि जब डाइक्रोटिक माइसीलियम ग्रो करता है, जब डाइक्रोटिक माइसीलियम ग्रो करेगा तो क्रोजियर फॉर्मेशन होती है और फिर अल्टीमेटली ये जो सेल है, ये बाद में जाकर के एस्कस मदर सेल का रोल प्ले करती है, फिर उसमें कैरियोगेमी होती है, तब वो डिप्लॉयड हो जाती है और फिर उससे एस्कस बनता है। तो यहां पे फिर रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। तो एस्कोमाइसीट के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है क्रोजियर की फॉर्मेशन। क्रोजियर फॉर्मेशन का कनेक्शन एस्कोमाइसीट से है, और जब आप बेसिडियोमाइसीट पढ़ेंगे तो वहां पे क्लैंप कनेक्शन बनते हैं, वो अलग डिजाइन होती है। इसको कंपेयर करना है आपको कि ये चीज आप यहां के लिए ध्यान रखें, और जो क्लैंप कनेक्शन है उनको आप बेसिडियोमाइसीट के लिए ध्यान रखें कि वो बेसिडियो में बनते हैं। तो क्रोजियर की फॉर्मेशन, मैन जो हाइफा है वो प्राइमरी माइसीलियम है, सोमेटोगेमी हो जाने से डाइक्रोटिक बन जाता है, ये तो हायर फंजाई में देखने को मिलता ही है। लेकिन जब डाइक्रोटिक माइसीलियम ग्रो करता है तो खास हुक लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनको हम क्रोजियर बोलते हैं। तो क्रोजियर फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो कुछ बातें थी हमारी, इसमें आप फर्दर एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि जो मोटाइल सेल्स हैं वो एब्सेंट रहेंगी। तो ऑलमोस्ट आपके पास एक ही मैसेज निकल करके आएगा कि फाइकोमाइसीट्स के अंदर मोटाइल सेल्स हम आपको देखने को मिलेंगी, बाद में मोटाइल सेल्स देखने को नहीं मिलती है। तो ये हमारा एस्कोमाइसीट में जो वेजिटेटिव फीचर थी वहां तक की बातें हो गई थी इसमें, और इसके बाद में हमारा आगे का जो पार्ट इसमें रहेगा उसमें हम सेक्स और रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से
सेक्स और रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर स्पेसिफिक जो इंटरेस्टिंग मेंबर्स हैं उनकी खास खास बातें हैं या कुछ डिजीज कॉजिंग है, वो हम फिर अगली क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे एस्कोमाइसीट्स को। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्रोजियर फॉर्मेशन यानी कि ये स्ट्रक्चर बनती जाएंगी, और जब ये क्रोजियर बनते जाएंगे तो सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा। यानी कि आप ऐसे इसको ड्रा करें तो कुछ ऐसा बनेगा कि ये माइसीलियम ऐसे ग्रो करता जा रहा है, ये सारा डाइक्रोटिक है। और इसमें हर जगह पे क्रोजियर है ऐसे, और जो ये सेल है ये सब डाइक्रोटिक सेल है। फिर अल्टीमेटली जो सेल्स जिनको कि एस्कस मदर सेल के रूप में बिहेव करना ना, वो फिर उनमें कैरियोगेमी होती है। यानी कि काफी सारा ग्रोथ है वो इस फॉर्म में होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी माइसीलियम को, क्योंकि सेकेंडरी माइसीलियम में हम उसको लेते हैं जो डाइक्रोटिक होता है। तो ये केवल तभी बनेगा जब आप थोड़ा सा ये देखें कि एस्कस बनने से ठीक पहले बनेगा ये, कि जब एस्कस बनना होता है ना, एस्कस से ठीक पहले, तो ये थोड़ा सा ही भाग होता है लाइफ का, और उसमें भी फिर एक खास डिजाइन बनती रहती है। ये क्रोजियर्स हैं सारे। चार न्यूक्लिया इसलिए आएंगे, जैसे आपने कहा कि ये 2 न्यूक्लियाई थे, राइट? और जब ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगे तो इससे भी क्या बनेगा, और इससे भी क्या बनेगा। और फिर इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, अरेंजमेंट ऐसा है कि ये 2 तो चले जाएंगे बीच वाली सेल में, ये एक क्रोजियर में चला गया, और ये एक पीछे वाली सेल में रह गया, और फिर अगली बार फिर इसमें ऐसा ही होता है तो फिर क्रोजियर बन जाएगा, फिर ऐसा ही होता है फिर क्रोजियर बन जाएगा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, और कोई इश्यू हो? ये जो 2 साथ में कहाँ के लिए बोलोगे? एस ठीक है, देखो इसमें लास्ट में आपको ये लगा कि भाई क्रोजियर बनते जा रहे थे और लास्ट की सेल आ गई, ये लास्ट की सेल है, इसमें यहाँ पे क्रोजियर था। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है, ये डाइक्रोटिक है ना, तो इसमें कैरियोगेमी हो जाएगी, यानी कि इस सेल की हालत क्या हो जाएगी फिर, ये 2n हो गया। अब ये एस्कस मदर सेल है, फिर इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, तो इसमें 4 बनेंगे पहले, और फिर उसमें माइटोसिस होगा तो 8 बन जाएंगे स्पोर, तो 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, और इसमें जितना भी साइटोप्लाज्म था वो उनके चारों तरफ आ जाएगा, तो वो 8 स्पोर बन जाएंगे। यानी कि जो सेकेंडरी माइसीलियम होगा ना, सेकेंडरी माइसीलियम की सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं एस्कस मदर सेल के रूप में, और उनमें होता है कैरियोगेमी, तब वो डिप्लॉयड बनती हैं, फिर वो एस्कस के लिए मदर सेल का काम करके रिडक्शन डिवीजन के द्वारा एस्कोस्पोर बना देती है। ठीक है, ओके देन आज की क्लास को तो अपन यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं।